डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ का। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए देखेंगे इस सॉल्यूशन को। और इससे पहले आपके सेट नंबर 1 2 कंप्लीट करा दिए गए हैं। उनको अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस पर टच कर देना और सारे वीडियोस आप देख सकते हो। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आप वहां से देख सकते हो, ध्यान रखना ये बात। तो सभी सॉल्यूशंस को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। ऑटोमेटिक आपको जो है प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगी, पहली प्लेलिस्ट डिस्प्ले होते ही आप उसको टच कर देना और सारे वीडियोस आपके सामने होंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विपणन मिश्रण के 4 तत्व लिखने हैं, यानी कि मार्केटिंग मिक्स के जो है आपको 4 एलिमेंट्स बताने हैं, जो कि सेट नंबर 1 या 2 में मैंने बताया था आपको डेफिनेशन के साथ में। तो विपणन मिश्रण के 4 प्रमुख घटकों का एक मिश्रण होता है, जो उत्पाद है, मूल्य है, स्थान है और संवर्धन है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो चारों के नाम केवल लिख सकते हैं। विपणन मिश्रण के 4 प्रमुख घटकों का मिश्रण है। और अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल आप लिखेंगे उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड आपका प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये 4 एलिमेंट हैं आपके मार्केटिंग मिक्स के। उसके बाद है आपका राज्य आयोग कितने रुपए तक के विवादों का समाधान करता है। राज्य आयोग मतलब स्टेट कमीशन की बात हो रही है। तो देखिए, राज्य आयोग 20 लाख से 1 रुपए तक के करोड़ों तक के विवादों का जो है समाधान करता था। 1986 जो एक्ट बना था 1986 वाला, जिसमें संशोधन अभी किया गया है 2019 में। अब इसको बढ़ा करके 2019 में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर आंसर लिखना चाहते हैं, देखिए एग्जामिनर के मूड में क्या है, वो कौन सा आंसर देखना चाहता है, 2019 का या 1986 का। तो उस समय का देखना चाहता है वो आंसर, या इस समय का आंसर देखना चाहता है, ये एग्जामिनर के मूड पे है, वो उसका भरोसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें लिख देनी है। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक विवादों का समाधान जो है राज्य आयोग करता था। ठीक है, लेकिन अब इसे 2019 में बढ़ा करके 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है स्टेट कमीशन रिसॉल्व्स डिस्प्यूट्स अप टू 20 लाख टू करोड़ 1 करोड़, बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो आपके 2 तरह की प्रेरणाएं होती हैं। एक होती है मौद्रिक या वित्तीय प्रोत्साहन, ठीक है, प्रेरणा बोल सकते हैं इसको। और दूसरी होती है गैर मौद्रिक या गैर वित्तीय प्रोत्साहन या प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव कौन कौन सी है, एक मोनेटरी है जिसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बोलते हैं, और नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक दोनों को लिख देना है। इसने मुख्य प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पे इसके घटक नहीं पूछे हैं। ठीक है, या वित्तीय प्रोत्साहन में क्या शामिल है वो नहीं पूछा है। इससे पहले वाले सेट में पूछा गया था, तो उसमें मैंने दोनों के आंसर्स आपको बताए थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो एडॉप्टिंग करेक्ट मेजर्स जो है, या करेक्टिंग मेजर्स, ये दोनों इसको आप लिख सकते हैं। करेक्टिंग मेजर्स लिख सकते हैं, एडॉप्टिंग करेक्टिव मेजर्स लिख सकते हैं। तो एडॉप्टिंग करेक्टिव मेजर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट आपका स्टेप है जो नियंत्रण प्रक्रिया यानी कि कंट्रोलिंग स्टेप है, सुधारक उपायों का अपनाना। ठीक है, जो फिर वापस से फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। ठीक है, कि हमने कहाँ गड़बड़ी की है, उसको सुधारने के लिए इस फर्स्ट स्टेप से वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप होता है आपका। उसके बाद में 5वां जो है, लेवलिंग के अर्थ अंतर्गत दी जाने वाली किन्हीं 2 सूचनाओं का उल्लेख करना। देखिए, लेवलिंग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। मैंने इससे पहले जो आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें पहले वाले सेट में, उसमें भी लेवलिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें भी बताया था। और यहाँ भी बता रहा हूँ, लेबल जो है ये सूचना का माध्यम है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी सूचनाएं दी जाती है ये बताना है। तो जिस पर जो है उत्पाद का नाम हो सकता है सूचना में, एक आप नाम, क्योंकि यहाँ पर कितने की बोली है इसने, लेवलिंग के अंतर्गत 2 सूचनाओं की बोल रहा है, और हम यहाँ पे 5-6 बता देते हैं। आपको जो याद रहता है वो आप जानते हैं। लेवलिंग को यार, आपने हर प्रोडक्ट खरीदा है, उससे पे उत्पादक का नाम तो लिखा ही रहता है, निर्माता का नाम भी लिखा रहता है, उस उत्पाद, वो उत्पाद किस नाम से है वो भी, और उसको किसने बनाया है वो भी लिखा रहता है। उत्पाद में तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वो भी पता होता है। और निर्माण और उसके उपयोग की तिथि भी, एक्सपायरी भी लिखी रहती है। उत्पाद का प्रयोग करने के निर्देश, अगर कुछ स्पेशल उत्पाद है तो उसके गाइडलाइंस होगी कि पहले ये करना है फिर ये करना है, और उसका भार मूल्य भी अंकित होता है। तो इस तरह से केवल 2 आपको बताने थे, हमने बहुत सारे बताए। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के संदेश वाहन में अफवाह तथा गलतफहमियों की संभावना रहती है। तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसको बोलते हैं हम एक तो आपका इनफॉर्मल, नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये आपका
अनौपचारिक संदेश वाहन, ठीक है, सॉरी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा दिक्कत नहीं होता, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, अनौपचारिक संदेश वाहन में ऐसी दिक्कत होती है, जिसमें आपको गलतफहमियों की, अफवाह की संभावनाएं रहती है। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे आगे आपसे, जो है इसके पूरे के पूरे चीज़ें हम देखेंगे, इनके जो गुण दोष में ना ये चीज़ मिलेगी आपको। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के किस किसी एक दायित्व का जो है उल्लेख करना है। तो उपभोक्ताओं के बहुत सारे दायित्व है, किसी भी उपभोक्ता का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप बता सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा जो है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार भी है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं का कर्तव्य भी है। उन्हें सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, बस ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही और गलत का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एक तो कंज्यूमर एजुकेशन होता है, जो कंज्यूमर एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर। इसमें क्या पूछा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर राइट, ठीक है, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ राइट और रॉन्ग। यहाँ पे आप ड्यूटी लिखें या रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको रीज़न बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्यों है, इसके निम्नलिखित कारण जो हम बता सकते हैं। देखिए, बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें अधिकांश उपभोक्ता जो है अनजान होते हैं और उनके द्वारा खरीदे जा रहे उत्पाद के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं होती है, इससे उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है, कि जानकारी होना चाहिए। शारीरिक सुरक्षा, कुछ उत्पाद मिलावटी होते हैं और उपभोक्ता के स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं, ऐसे में उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। यानी संरक्षित मतलब कि प्रोटेक्ट करने की, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एकाधिकार को रोकने के लिए, तो देखिए एकाधिकार रोकने के लिए क्या हमारा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद जो है कई संगठन जो है एकाधिकार का पालन करते हैं और उपभोक्ता प्रभावित होते हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। देखो एकाधिकार मतलब होता है कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो मैं किसी भी दाम पे उसको बेच सकता हूँ, ठीक है। एकाधिकार, उसको मोनोपोली बोलते हैं हम, ठीक है, कि बस वो उत्पाद मेरे से ही खरीदेगा कोई और उसको मैं अपने मन चाहे दाम में बेच सकता हूँ, वो होता है एकाधिकार, ठीक है। यहाँ पे भ्रामक विज्ञापन जो है ये भी एक आपका हमें दिखाए जाते हैं, तो इसके लिए भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कई उद्यम जानबूझ करके गलत या भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो है बरगलाते हैं या फुसलाते हैं। यह अधिनियम जो है उपभोक्ताओं को शोषण से बचाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सारे के सारे जो है हमारे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है इन बिंदियों को देखते हुए। तो यही रीजंस जो हमने नीचे बताए हैं, ताकि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट याद रखें। 4 मैंने रीज़न बताए हैं, 4 में से 3 आपको कम से कम पता होने चाहिए एनी टाइम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक उपभोक्ता को सूचना प्राप्ति के अधिकार से क्या आशय है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो है, इससे क्या एक कंज्यूमर का आशय है, ये आपको बताना है। तो सूचना के अधिकार को उपभोक्ता संरक्षण में गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और वस्तुओं या सेवाओं की कीमत जैसे जैसा भी मामला हो के बारे में सूचित करने के 1986 का अधिनियम जो है अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि उपभोक्ता जो है उसको अनुचित जो व्यापार प्रथाओं से उनको बचाया जा सके। तो उपभोक्ता का जो है सूचना प्राप्ति का अधिकार से क्या आशय है, तो इस तरह के अधिकार जो है इसमें शामिल होते हैं। तो सूचना के अधिकार जो है उसमें क्या होती है, गुणवत्ता, शक्ति, मात्रा, मानक जैसी वस्तुओं की, सेवाओं, कीमत वगैरह सब उसमें जो है उन मामलों को दिया जाता है, जो कि 1986 अधिनियम के रूप में परिभाषित हैं, ताकि उपभोक्ताओं को कोई भी अनुचित व्यापारी या व्यापारिक प्रथाओं से बचाया जा सके, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ब्रांडिंग के लाभों की चर्चा करनी है। ब्रांडिंग की क्या लाभ हैं, तो ब्रांडिंग के हमने 4 एडवांटेज लिखे हैं। एक तो विशिष्टता होती है, एक प्रचार होता है, एक सुरक्षा होती है और एक कीमतों पर नियंत्रण होता है। यानी कि एक ब्रांड नाम जो है ग्राहकों के बीच एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। तो ये विशिष्टता ही उसके अंदर है ब्रांड की, ठीक है। ये लाभ जो है ये उसमें लाभ में काउंट होता है। प्रचार जो है, एक ब्रांड जो है अपने धारक को बिना किसी कठिनाई के उत्पाद का प्रचार करने में सक्षम बनाता है। यानी कि यार एक आपने जैसे ही कोई प्रचार किया तो वो ब्रांड के नाम से मशहूर हो जाता है। और सुरक्षा, एक पंजीकृत ब्रांड जो है या नाम या चिन्ह हो वो अन्य निर्माताओं जो है नकल के खिलाफ सुरक्षा देता है, ठीक है। तो ब्रांड का क्या लाभ है कि ब्रांड अगर हमने बना लिया तो उस ब्रांड के नाम से कोई और कंपनी उत्पाद नहीं बना सकती। और कीमतों पर नियंत्रण, यानी कि एक निर्माता
निर्माता ब्रांडेड उत्पादों की कीमत को तय करके आसानी से नियंत्रित कर सकता है। यानी कि उसके ब्रांड की क्या कीमत होनी चाहिए वो जानता है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो अलग अलग कंपनी की लो, और सेम जो आपको प्रोसेसर मिलेगा और रैम मिलेगी, तो उसको नियंत्रित अलग अलग ब्रांड अपने तरीके से करता है। कोई कम ज़्यादा कोई कम लेता है पैसे, कोई ज़्यादा पैसे लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कीमतों पे वो नियंत्रण कर सकते हैं। तो ब्रांड जो है ये कीमतों पे नियंत्रण करने के लिए भी लाभकारी है। तो ये चार जो लाभ आप बता सकते हैं, इनको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी समझाया है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। तो यहाँ पर जो है आप चारों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध स्पष्ट आपको करना है। तो इनमें बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, इनको ट्विंस भी कहा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट की भाषा में। तो कोई नहीं, नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और नियोजन संगठन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और नियंत्रण उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करता है। देखिए, नियोजन क्या करता है, लक्ष्य बनाता है, और नियंत्रण क्या करता है, उसकी लक्ष्य की जो है उपलब्धि सुनिश्चित करता है। जो लक्ष्य बनाया है उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करता है नियंत्रण। नियंत्रण के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। और नियोजन नियंत्रण प्रक्रिया को तय करता है। यानी कि नियोजन क्या करता है, नियंत्रण की कैसे किया जाएगा इसको तय करता है, और नियंत्रण नियोजन के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। और नियंत्रण ही है जो नियोजन कोई कर रहे हैं, नियोजन मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, उसको एक बेस प्रदान करता है। बेस मतलब आधार, यानी कि एक कहाँ से उसको स्टार्ट करना है हमको प्लानिंग को, वो जो है नियंत्रण पे ही डिपेंड होता है। और वास्तव में नियोजन और नियंत्रण जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से आंसर को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, पैकेजिंग के कार्यों को लिखना है। तो पैकेजिंग के 3 कार्य हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, बाकी आप और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो पैकेजिंग के 3 कार्य कौन कौन से हैं, तो उत्पाद की पहचान करना, यानी पैकेजिंग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नीले पन्नी में है कि पीले पन्नी में है, कौन सी चीज़ है। उसके बाद में उत्पाद संरक्षण के लिए, यानी कि जो हम पैकेजिंग कर देंगे तो उससे जो है उसको टूटने फूटने, चोरी, या फिर जो भी उसमें दिक्कत आ सकती है, ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा उत्पाद के जो उपयोग को सुगम बनाना, यानी कि जब पैकेज का आकार जब हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि उसको संभालने, खोलने और ले जाने लाने में जो है आसानी हो, तो ये जो है पैकेजिंग का कार्य होता है। ठीक है, पैकेजिंग का क्या कार्य है, ये सारे कार्य हैं। इसके अलावा भी हैं, आप चाहे तो उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 जो है आप बता दोगे ये बहुत ही रहेंगे। इससे पहले वाले सेट में और भी आपको मिल जाएंगे। तो 3 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन देता है, और जो है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन करता है, उसके अलावा फैसिलेट करता है यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, फंक्शंस है पैकेजिंग के। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है, संदेश वाहन से क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, और प्रबंध में संदेश वाहन के किन्हीं 2 महत्वों को आपको बताना है। तो संदेश वाहन 2 पक्षों के बीच संदेश, सूचना और समझ के निर्माण की प्रक्रिया है। सिंपल एक वर्ड में आप बता सकते हैं। अगर फिर भी आप का एग्जामिनर ना माने तो आप एग्जामिनर को किट डेविस के अनुसार जो है ये कथन दे देंगे, तो वो मानेगा ज़बरदस्त। ठीक है, तो इसने क्या कहा किट डेविस ने, कि संदेश वाहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ को पारित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, संदेश वाहन क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरे से आप तक पहुंचेगी तो वो संदेश के थ्रू ही पहुंचेगी। जैसे मैं अभी आपको सूचना दे रहा हूं कि 13 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद आते हैं हम, इसका इंग्लिश वर्जन आप जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसके महत्व जो है, देखिए इसमें क्या बोला, प्रबंध में संदेश वाहन के किन्हीं 2 महत्वों को बताना है, यानी मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का क्या रोल है ये बताएंगे। तो देखिए, संदेश प्रबंध में जो संदेश वाहन के महत्व को निम्न प्रकार बताया जा सकता है। शीघ्र निर्णय का आधार होता है, यानी कम्युनिकेशन जो है ये करता है जल्दी से जल्द जो है निर्णय लिया जा सकता है। संस्था में निर्णय उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं, और निर्णय लेने से पूर्व जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना आवश्यक है। अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो किसी के साथ गलत भी हो सकता है। तो संदेश वाहन जो है द्वारा जो है सूचनाएं शीघ्रता से जो है उपलब्ध कराई जा सकती है, और उसी समय निर्णय भी लिए जा सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन इस तरह से काम करता है। उसके अलावा प्रबंध की क्षमता का विकास भी करता है ये। तो देखिए, प्रबंधीय कार्यों की सुव्यवस्था से चलाने के लिए संदेश वाहन अति आवश्यक है, यानी कि संदेश वाहन के माध्यम से ही उद्देश्य के निर्णय लिए जा सकते हैं, आदेशों की जानकारी संबंधी जो सूचनाएं हैं वो दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा समन्वय में सहायक है, यानी कि एक दूसरे के से जब कम्युनिकेट करेंगे तो कोई चीज़ जो है वो आराम से काम हो पाएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं और बाद में बोलूँगा अरे तूने अभी तक ये किया क्यों नहीं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, समन्वय करा देता है ये।
तो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। कम्युनिकेशन इसका इंग्लिश वर्जन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिक ऑफ स्पीडी डिसीजन, ठीक है। डिसीजन को जो है स्पीड कर देता है कि क्या डिसीजन लेना है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल कैपेसिटी, यानी कि जो यहाँ पर जो भी मैनेज करना है उसको उसके अंदर जो है एक डेवलपमेंट ला देता है। उसके अलावा जो कि आप हिंदी में यहाँ देख सकते हो, प्रबंध की क्षमता का विकास कर देता है। और असिस्टेंस इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय में क्या करता है, ये अच्छा जो है एक सहायता प्रदान करता है। तो ये भी आप लिख देंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है आपका काम करता है, कम्युनिकेशन आपका काम करता है मैनेजमेंट के फंक्शन में। इसके बाद 14 नंबर है बजटीय नियंत्रण से के क्या लाभ है, ये आपको बताना है। एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो जैसे कि बजटीय नियंत्रण के लाभ जो हम लिखेंगे, तो इसमें आपको निम्न प्रकार के लाभ प्रदान होते हैं, जिसमें आपको करने को सरल बनाता है। ये बजट नियंत्रण जो है क्या करता है, तुलना करने को सरल बनाता है। आप चाहें तो एक एक लाइन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, तो इसमें 6 पॉइंट लिख दोगे तो आपका 3 मार्क्स इसको किसी भी हाल में देने ही होंगे विदाउट डिस्क्रिप्शन। अगर आप केवल 3 पॉइंट लिखते हो तो आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि तुलना करने को सरल कैसे बनाता है। यहाँ पे एक लाइन में आपको 2 लाइन में बताना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप 6 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो उत्तर संतुष्ट करेगा और 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, क्योंकि पॉइंट जो है एक एक लाइन के हैं, एक एक लाइन नहीं, आधे आधे लाइन के हैं। तो इसमें तुलना करने को ये सरल बनाता है बजटरी कंट्रोल। उसके अलावा विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। नियंत्रण जो है ये विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, फोकस ऑफ स्पेसिफिक टारगेट होता है। और अभी प्रेरणा का स्रोत होता है, यानी कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है। बजटीय नियंत्रण जो है ये मोटिवेट करता है कि मैं कुछ अगर बजट मतलब आप देखोगे कि आपके आपके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं पैसे को, और किस तरह से वो घर का खर्चा चलाते हैं, चाहे पैसा कम हो या ज़्यादा हो। तो ये क्या है, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपके लिए, ठीक है, कि इतने पैसे में भी घर चलता है। इसके अलावा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है ये या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स जो भी संसाधन है उसके कम से कम और अच्छे से अच्छे प्रयोग करने का जो है एक तरीका है। बजट नियंत्रण कर देंगे, तो अगर हम बजट नियंत्रण नहीं करेंगे तो यार ठीक है यार, ये काम कर, अपना आज वो लाए हैं, एप्पल लाए हैं तो उसका वो भी लिया, केला भी लिया, फिर वो भी लिया, और सड़ते रहेंगे, खाएगा कोई नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सिंपल सा एग्जाम दे रहा हूँ घरेलू, बाकी इंडस्ट्री में उसके हिसाब से होता है। और समन्वय प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कि हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे, ये आपका और दूसरे का जो तालमेल बनता है तो वो आसानी से काम कर जाता है। यानी कि दूसरे का मतलब कि आपका जो भी प्लानिंग है पैसे के मामले में, कि इतने में इतना करना है, यहाँ पे इतना खर्च करना है, तो उसको जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाता है कि हाँ भैया इतना यहाँ करना है, तो इस महीने से इतना खर्चा है उधर निकालना है। एक मतलब आपको एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इंडस्ट्री में अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बात वही चीज़ होती है, बस वहाँ पे फल फूल फ्रूट या घर की बातें नहीं आती, वहाँ पे इंडस्ट्री की बातें आती हैं। और उसके अलावा जो है अपवाद द्वारा प्रबंध की सुरक्षा प्रदान करता है ये, यानी कि कोई फालतू की अपवाद जो हो जाती है, कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है कि भैया इसके पास तो बहुत फालतू है, ये फालतू करता है, वो इस टाइप की जो है चीज़ें, इसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो ये बजटीय नियंत्रण के ये सारे लाभ हैं। तो इन पॉइंट को अगर आप लिख देते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। उसके बाद जो है आपका 15 नंबर, मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा का संक्षेप में वर्णन करना है। तो मास्लो ने अपनी आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा जो है इसको जब दिया था, तो उसने अपना इसको बोला था कि जितनी भी ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो जो है उसकी वो पूर्ति करता है, क्रमबद्ध रूप से पूर्ति करता है, मतलब एक के बाद एक स्टेप चलता है और वो पूर्ति करता जाता है। लेकिन उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, फिर से उसकी आवश्यकताएं वहाँ से और भी आगे बढ़ती हैं, तो उसको फिर से वो पूर्ति करता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए मास्लो ने अभिप्रेरणा की विचारधारा को आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के आधार पर विकसित किया। उसने उसके अनुसार जो है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, तथा वह इनको पूरा करने के लिए एक क्रम को अपनाता है, यानी कि अब ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। और जैसे हम लास्ट वाले पहुंचते हैं तो अब फिर हम सोचते हैं कि अब ये करना है, फिर अब ये करना है, फिर ये करना है। तो यानी कि ये क्रमबद्ध अनंत तक चलता रहता है। और एक व्यक्ति में काम के प्रति रुचि या शक्ति जागृत करने के लिए उसकी एक के बाद एक आवश्यकताओं का संतुष्ट होना आवश्यक है या करना आवश्यक है। अगर आपकी आवश्यकता ही संतुष्ट नहीं होगी तो फिर ये मास्लो की प्राथमिकता जो आवश्यकता प्राथमिकता की विचारधारा है फेल हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, कि ह्यूमन है और उसकी आवश्यकताएं रहेंगी और उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। तो ये मास्लो ने जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला भाग वो है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि अपने शरीर के लिए मूलभूत जो
आवश्यकता है जैसे कि रहना, खाना, पानी, नींद, विश्राम, ये सारी चीज़ें सुख सुविधा, जवानी, यानी कि हर चीज़ जो शारीरिक आपको सुख दे सकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद जो दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, यानी कि इसमें क्या है, ये सुरक्षा प्राप्ति की कोशिश करता है कि हर चीज़ में, यानी कि आज के दौर में देखें तो वो फिजिकल नीड्स जो हैं उसकी भौतिक सुरक्षा भी जिसके अंदर जो बीमारी आ सकती है, दुर्घटना आ सकती है, शरीर के अंदर आक्रमण हो सकता है रोगों का, ये सब चीज़ें आती हैं तो उनको सुरक्षित करता है, चाहे वो बीमा लेके करे, पॉलिसी लेके करे, पैसे बचा करे, सेविंग करे, कैसे भी। आर्थिक सुरक्षा एक और करता है, जैसे कि कभी समय अनुसार कभी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हो गई तो उसके लिए वो उसको बचाता है, उचित व्यवस्था करके रखता है। और उसके अलावा मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक सुरक्षा भी करता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से छुटकारा, जैसे कि न्याय तथा सहानुभूति की आशा आदि जो है सम्मिलित की जाती हैं। तो इस तरह से आपका सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, जिसमें तीन तरह की सुरक्षाओं को हम देखते हैं, जिसमें फिजिकल नीड यानी भौतिक सुरक्षा होती है, आर्थिक सुरक्षा होती है और आपका मानसिक सुरक्षा होती है। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में ये दूसरे चरण पे आता है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ, जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इसको पूर्ति करने के बाद वो सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फिर सामाजिक आवश्यकताओं की, और उसके बाद में सम्मान की आवश्यकताएं, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है समाज में उसके बाद सम्मान की आवश्यकताएं आती है, और आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं जो है उसके बाद जो है वो कहता है कि बस अब मेरी आवश्यकताएं पूरी हो गई, लेकिन अगले दिन ही फिर उसकी आवश्यकताएं जागृत होती हैं कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, चाहे उसकी फैमिली के आवश्यकताओं की वजह से उसकी जागृत हुई हो, या अपनी आवश्यकता से, या फिर किसी और की आवश्यकता से, पर उसकी आवश्यकता जो है जागृत होती है, और वो फिर निरंतर चलती रहती है, फिर से वो आगे फिर से यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से ये जो है आपको डायग्राम बना देना है, आसान डायग्राम है बिल्कुल, जैसे सीढ़ियाँ हैं आपकी, स्टेप बाय स्टेप है, और ये पांचों आवश्यकताओं को लिख देना है। और इन इसको लिखते ही आपका जो है एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि समझेगा कि आपको आता है सब कुछ। और फिर सामाजिक आवश्यकताएं बताएंगे, जो कि आपका थर्ड स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या करता है, मनुष्य चाहता है कि वो उसके दोस्त हों, मित्र हों, दुख दर्द बांटने वाले हों, तो इस आवश्यकताओं को भी वो पूर्ति करता है, फैमिली प्लानिंग करता है, रिश्ते नाते जोड़ता है, इस तरह के सारी चीज़ें आती हैं इस आवश्यकताओं में। और उसके बाद में सम्मान पद की आवश्यकताएं करता है, स्टीम और स्टेटस नीड्स की जो है उस आवश्यकता को पूरा करता है। यानी कि मनुष्य क्या चाहता है कि समाज में उसका एक नाम हो, सम्मान हो, उसको कीर्ति मिले, यश मिले, जो कि आप भी देखते हैं आजकल ये एक टिकटॉक या फिर बहुत सारे फेसबुक, ये सब क्या है, ट्रेंड है, जिसपे आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। क्या है, ये उनकी नीड है, उनकी आवश्यकता है, और उन्होंने अभी उस वो लेवल पे हैं जो उन्हें इन आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन इस आवश्यकता को अच्छी तरीके से वो जानते हैं। बाकी आवश्यकताएं जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो समय के साथ और उम्र के साथ आती है। इसके बाद में जो है आपका अंतिम आवश्यकताएं की तरफ बढ़ेंगे तो वो होता है आत्म प्राप्ति या स्वयं की विकास की आवश्यकताएं। जब ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा डेवलपमेंट और हो, हम और प्रगति करें, हम और सक्षम बने, हम और भी अच्छे इंसान, कलाकार और कुछ भी मतलब बने। तो इस तरह से ये पांच आवश्यकताएं जो हैं ये मास्लो के अकॉर्डिंग है। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। तो आपने समझ लिया होगा मेरे हिसाब से, और मास्लो के जो विचारधारा को मैंने अभी अभी आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पर जो है पिरामिड आप बना देंगे, ये स्टेप वाला 5 स्टेप्स बनाने हैं, और इसमें सभी आवश्यकता को लिख देंगे। और उसके बाद में आप जो है इसके जितने भी सेफ्टी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं और स्टेटस नीड्स हैं, इन सभी नीड्स को जो है आप एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। अब आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। अनौपचारिक संदेश वाहन के लाभ और सीमाओं को संक्षेप में बताना है। तो देखिए, अनौपचारिक जो है यानी कि इसका अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल आपका कम्युनिकेशन है, उसकी क्या बतानी है, एडवांटेज बतानी है, कि उसके लाभ क्या है और लिमिटेशन क्या है, ये वो दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखिए हम फटाफट लाइन से लिख देंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लाभ और हानि दोनों लिखनी है। तो लाभ और लिमिटेशन दोनों लिखने हैं, तो हमें पॉइंट से डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम पॉइंट से इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पॉइंट ही लिख देंगे। ठीक है, सारे पॉइंट लिख देंगे, 10 पॉइंट टोटल मिला के होंगे, जिसमें आपका एक तो लाभ हो जाएगा 6 पॉइंट में, और 6 पॉइंट में जो है इसके लिमिट्स हो जाएंगे, तो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 5 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा विदाउट एनी फालतू लिखने के। ठीक है, तो यहाँ पे 5 6 जो बता रहा हूँ, पहले तो लाभ देखिए, इसमें सूचनाएं जो है तीव्र गति से प्रभावपूर्ण तरीके से पहुंचती हैं। ठीक है, जो आपका अनौपचारिक इसमें क्या है कि यहाँ जाओ, उसका मोहर लगवाओ, उससे बात करो, फिर मेरे पास आओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक होता है, और इस प्रकार का संदेश वाहन खुले वातावरण में होता है। नॉर्मली कहीं पे भी कोई भी चीज़ बोल दी जाती है कि भाई ये करो वो करो, और इस प्रकार के जो आपका संदेश वाहन है या संप्रेषण है में जो है मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, तो संदेश वाहन तनाव रहित रहता है। इसमें क्या है, फ्रंट टू फ्रंट बात होती है। ठीक है, और इसके बाद में क्या, औपचारिक में क्या, लिखित होता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखित होती हैं, मौखिक बहुत
बहुत ही कम होती हैं और इसमें कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं, शिकायतों, उत्तरों आदि को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है ना। उनको समक्ष से आमने-सामने जब हो रहा है तो मैं उसकी बात को अच्छी तरह समझूँगा और एक लेटर लिख के भेजूँगा, वो बात अलग हो जाएगी। और यह कठिन समस्याओं को सरल बनाता है, ठीक है। जो मतलब आप लिख के जो चीज़ नहीं समझा सकते हो वो आप बोल के इसमें समझा सकते हो, अनौपचारिक रूप से समझा सकते हो कि मैं लेटर लिख करके उसको समझाऊंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा। अगर मैं डायरेक्ट जा करके मिल रहा हूँ, अनौपचारिक हो गया, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी मैंने, जाकर सीधा मिल लिया। तो ये जो है औपचारिक अनौपचारिक जो है आपका संदेश वाहन हो गया। और इस प्रकार के संदेश वाहन में कर्मचारी संतुष्ट प्रदान करते हैं, यानी कि कर्मचारी को संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी कर्मचारी से अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कर्मचारी जो ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने झंझट फटने में फंसने का कोई महत्व नहीं रखता वो, ठीक है। सीधा सीधा काम करता है, अपना पैसे लेता है। तो यहाँ पर जो है इसके हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या बताए आपको, सारे के सारे एडवांटेजेस। तो यहाँ पर 6 एडवांटेजेस जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो मैंने हिंदी में बताया। अब इसके बाद में इसके सीमाएं बताएंगे। तो देखिए, ये संदेश वाहन अनौपचारिक जो होता है, इनफॉर्मल होता है, ये अफवाहें फैलाता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा था, ठीक है ना। आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने बताया था अनौपचारिक संदेश वाहन। और यहाँ जो है यह एक प्रकार के अव्यवस्थित संदेश वाहन है, यानी कि कोई भी किसी से भी मिल सकता है, यानी कि बीच वाले जो मीडिएटर हैं या बीच में जो लेवल है वो सारे गायब हो जाएंगे। सपोज करिए आप स्कूल में ही हैं, मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं तो कई जो स्कूल्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते प्रिंसिपल के पास में, वहाँ पे अपने क्लास टीचर की जो है अनुमति लेनी पड़ती है, फिर आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हो। लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक अव्यवस्थित हो गया, यानी कि व्यवस्था नहीं हुआ, ठीक है। वेट नहीं करने को बोला किसी से, किसी ने रोका नहीं, तो वो अव्यवस्थित हो गया, ठीक है। और अनौपचारिक संदेश वाहन से प्राप्त की गई सूचनाएं जो है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? कि वो फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। क्योंकि मैंने बोला यार मैंने तो ये बोला था, और मैं बाद में पलट जाऊं कि नहीं मैंने तो ये बोला था, क्योंकि वो वर्ड्स में रह गए, ठीक है। और ना तो इनके स्रोत निर्धारित होते हैं और ना ही दायित्व निश्चित किए जाते हैं, यानी कि कौन क्या कब किसको बोल देगा, ये सब चीज़ें इसमें निर्धारित नहीं होती है। और ये सूचनाएं जो है अनाधिकृत या अप्रमाणिक होती हैं, क्योंकि लिखित में नहीं है तो इनको प्रमाण की आवश्यकता कैसे पड़ेगी भैया, जब लिखित में नहीं है तो प्रमाण कैसे दोगे, ठीक है, कि आपने ये बोला था या वो कहा था उसको करने के लिए। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये इसकी लिमिटेशन है। और सूचनाओं की गोपनीयता भंग होती है, यानी कि मैं जो किसी चौथे पर्सन को बताना चाहता था वो अब जो है आपको भी पता चल जाएगी, उसको भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये सूचनाएं जो गोपनीय नहीं होती हैं। तो इनफॉर्मल में वो गोपनीय होती हैं, वो जिसको जानी है उसी तक पहुंचती है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसमें जो चीज़ आपको लाभ बताया, क्या बताया कि इसमें तीव्रता होती है, ठीक है, और प्रभावपूर्ण होती है क्योंकि समक्ष बोली जाती है। लेकिन जो इनफॉर्मल होती है वो तीव्र नहीं होती, वो स्लो होती है, उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, फिर जाके वो नेक्स्ट लेवल पहुँचेगी। तो ये हो गए इसके जो एडवांटेजेस, ये हो गए आपके लिमिटेशंस, और इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो इंग्लिश में लिमिटेशंस यहाँ पर हैं 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये 6 6 पॉइंट दोनों के लिख दोगे तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाने हैं। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। एक संगठन में पर्यवेक्षक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्या आप इस पे सहमत हैं? अपने उत्तर के संबंध में जो आपको तर्क देना है। तो सुपरवाइजर की जरूरत क्यों नहीं है भाई, बिना सुपरवाइजर के तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, मैं दिए गए कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, और जिसे किसी संगठन के सुचारू संचालन के लिए किया जाता है। समझ गए? क्योंकि अगर सपोज करिए आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, यानी कि वही तो आपका सुपरवाइजर है, मेन तो आपका वही है, या फिर आपका पीटीआई नहीं है, या फिर आपका क्लास टीचर नहीं है, तो फिर क्या होगा, सब कुछ अपनी मर्जी से होगा, आप भी अपनी मर्जी से चलोगे। तो यहाँ पर जो है हम सीधा सीधा कह देंगे नहीं, पर्यवेक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है भाई। और पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जो समझा सकते हैं कि हम क्यों इससे डिसएग्री हैं, क्यों, ठीक है। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको आंसर को। तो यहाँ पे 3 4 पॉइंट में 5 पॉइंट में बता देंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट तो लिखना बनता है। फिर भी अगर 5 नहीं लिखेंगे तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो 1 नंबर तो इसी से मिल जाएगा नहीं लिखने से, ठीक है। और बाकी जो है 4 नंबर हम यहाँ से ले लेंगे। तो देखिए, एक पर्यवेक्षक जो है श्रमिकों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है कि उसमें सद्भावना रहे, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके अलावा क्या करता है, वह प्रबंध और श्रमिकों के बीच में एक संचार की कड़ी के रूप में काम करता है, यानी कि एक लेबर को मालिक से क्या बोलना है, या फिर क्लास के एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल से क्या बोलना है, वो अपनी क्लास टीचर से बता सकता है, क्लास टीचर को अगर हम सुपरवाइजर मान लेते हैं तो।
यह सुनिश्चित करना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है कि कार्य कुशलतापूर्वक या सुचारू रूप से किया जा रहा है कि नहीं। पर्यवेक्षक यानी कि जैसे मैं सपोज कि आपका क्लास टीचर है, एक सुपरवाइजर है आपका, जो सुपरविजन करता है कि आज आपको होमवर्क दिया है तो कल आप आ करके उस होमवर्क को चेक कराते हो या नहीं कराते हो। उसके अलावा समूह समूह का एकता जो है बनाए रखता है, यानी कि आपकी पूरे क्लास की यूनिटी पे उसी के ऊपर डिपेंड है कि कोई किसी से लड़ाई ना करे, कोई किसी के बारे में गलत ना बोले, कोई किसी से झगड़ा ना करे, ठीक है। और उसके अलावा और भी बता सकते हैं, प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, यानी कि एक पर्यवेक्षक जो है लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि आपका उसका टारगेट होता है कि आपको ये लेसन इतने दिन में कंप्लीट कराना है, तो वो लक्ष्य निर्धारित कर देता है जिसके लिए वह अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है, जिसके लिए आपको कोई प्रेरित आपका टीचर करता है और संगठन जो है वो सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप आंसर को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपने विचारों को अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सही लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरह से ये काम है, और आप इसमें से 4 लिखें, 5 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ पर जो है मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए नो आई डोंट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट लिख करके, और जो सुपरविजन का काम है, सुपरवाइजर का काम है, उस काम को हम थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन, चार चार लाइन में, जहाँ जरूरत है जितना की लाइन, जिसमें जिस पॉइंट में जितने लाइन की जरूरत है उतने लिख करके समझा देंगे। और इसके बाद में हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और अगले क्वेश्चन पे आने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के एंड पे जो है आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ है। फिर बाद में आप ढूंढते रह जाओगे, एग्जाम सिर पे हैं आपके, फिर बाद में पछताना मत, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स जो है, कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर सेट 1 बताइए, सेट 2 बताइए, जो कि पहले से अपलोड किए गए हैं। इसका मतलब है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, और देखने का एक ही तरीका है, प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट में हर चीज़ मिलेगी, एक साथ में लाइन से वीडियो मिलेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो सब्जेक्टों को वहाँ से देख सकते हो, कौन सा सेट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट देखना है, सब वहाँ पे मिलेगा आपको। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे यहाँ पे आइकन आएगा एक प्ले लिस्ट का, उसको टच कर देना, सारे प्ले लिस्ट आपके सामने होगी। तो यहाँ पर जो है फंक्शन बताएंगे मार्केटिंग के, विपणन के कार्यों को बताना है। तो इससे पहले भी मैंने विपणन के कार्य जो है आपको पहले सेट में करवाया था, या दूसरे सेट में, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो विपणन के कार्य जो है उपभोक्ताओं की ज़रूरतों की पहचान करना, ठीक है। यानी कि विपणन यानी कि मार्केटिंग का क्या काम है, तो वो क्या करता है, उसका पहला कदम जो है उपभोक्ताओं की ज़रूरत क्या है, ठीक है, वो बाजार में मौजूद उपभोक्ताओं की जो जांच करता है, वो वहाँ से सूचना एकत्रित करता है, उसको विश्लेषण करता है, ताकि जो है वो क्या कर सके, मार्केटिंग कर सके उसके ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है नियोजन करना। तो विपणन का अगला चरण क्या है, नियोजन करना, यानी कि व्यापार में जो जो भी मतलब नियोजन नहीं है तब तक वो काम सही नहीं है। तो जब भी आप प्रबंध का अपनी कंपनियों का उद्देश्य अगर प्राप्त करना है, तो उसको उद्देश्य मतलब पूरी समझ में होनी चाहिए, लाइन वाइज क्रमबद्ध होनी चाहिए, और समय जो है उसकी एक तैयार कर लेनी चाहिए। तब हम नियोजन मतलब प्लानिंग कर लेंगे कि भाई इतने टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। तो मार्केटिंग जो है हमारा, ये मार्केटिंग का ही एक फंक्शन है, ठीक है, प्लानिंग। उसके बाद में उत्पाद का विकास। अब उत्पाद का विकास कैसे होगा, तो हमने जो उपभोक्ताओं की जानकारी प्राप्त करी है, तो उसके द्वारा जो है हमारे को सूचना मिली कि किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, किस तरह का उसके कितना कॉस्ट वाले डिमांड कर रहे हैं, कितनी लागत वाले डिमांड कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो उस चीज़ों को हम देखते हैं और उसके हिसाब से अपना उत्पाद जो है बनाते हैं। उसके बाद में पैकेजिंग और लेबलिंग। देखो मार्केटिंग करनी है, ठीक है, विपणन करना है, तो पैकेजिंग और लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है एक ग्राहक को सबसे पहले आकर्षित करता है। तो लेबलिंग का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रचार करता है, ये क्या है भाई, आप विपणन मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब क्या है, प्रचार प्रसार। तो किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए हम जो प्रमुख चैनलों का माध्यम का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें विज्ञापन हो सकता है, मीडिया हो सकता है, व्यक्तिगत बिक्री हो सकती है, माइक से प्रचार हो सकता है, कैसे भी प्रचार हो सकता है। उसके अलावा वितरण जो है, वितरण भी करता है ये। देखो मार्केटिंग क्या है, वितरण भी करता है, कि भाई ये मार्केटिंग से आपने दिल्ली में मार्केटिंग करी, उसका प्रचार किसी ने देखा तो वो आपके सिटी में भी उसको लाएगा, फिर उस सिटी से किसी ने देखा तो दूसरी सिटी में जाएगा। तो ये वितरण करता है। तो वितरण का तात्पर्य क्या है, कि उपभोक्ता की जो वस्तु है ना, उसके स्थान तक पहुंच जाए। तो ये जो है ये भी इसका काम है। तो इस तरह से ये फंक्शंस हैं जिनको हम मार्केटिंग के अंदर काउंट करते हैं। और अच्छे अच्छे फंक्शंस है, कोई भी 4 से 5 फंक्शंस आपको लिखने होंगे आंसर्स को संतुष्ट करने के लिए। 5 फंक्शन लिखिए जो आपको याद रहते हैं, ठीक है। बाकी आप एक आधा कम कर सकते हो, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो आपका नंबर देगा या नहीं देगा। लेकिन 5 नंबर है तो 5 पॉइंट होने चाहिए। जहाँ पे जिस क्वेश्चन की सेटिस्फेक्शन अगर वो बोल रहा है कि भैया सपोज करिए कि विपणन में, इसमें यानी मार्केटिंग में पॉइंट ही 4 होते हैं, तो आप 5 नहीं बना सकते। तो 4 लिखो, तब तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है 4 पॉइंट से ज़्यादा है ही नहीं बुक में, या फिर आंसर ही नहीं है, या फिर पूरे इतिहास में इसके 4 ही आंसर है, इससे ज़्यादा है ही नहीं।
तो वो आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी चीज़ के 10 आपके पास में एग्जाम्पल हैं, तो आपको 10 में से 5 तो 5 नंबर के हिसाब से, 2 हैं तो 2 नंबर के हिसाब से, 1 है तो 1 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन आपने देखा 18 नंबर का। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो मार्केटिंग फंक्शंस को यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ कस्टमर आ जाता है, कि कस्टमर के नीड की पहचान करना, प्लानिंग करना, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर देना, कि कस्टमर की पहचान कर ली हमने, अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा और किस साइज़ का बनेगा, कैसा मूल्य होगा, पैकेजिंग और लेबलिंग भी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा प्रोडक्ट का, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सारे कार्य हैं, इसमें से कोई भी 5 कार्य आपको लिखने होंगे। अंतिम क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के किन्हीं 5 अधिकारों का संक्षिप्त में हमें वर्णन करना है। देखो 5 मेन अधिकार तो दिए गए हैं, और पांचों अधिकार को हम लिख लेते हैं। और पहले सेट में भी या दूसरे सेट में भी मैंने करवाया है आपको, तो उन सेट से भी आप रेफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो के एंड तक बने रहना, प्लेलिस्ट आपके सामने आने वाली है। तो पहला तो आपका सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो उन्हें जो भी वस्तु या कुछ भी लेते हैं, वो उनके लिए खतरनाक है या सही है या गलत है, तो इसका सुरक्षा अधिकार उनको है, ठीक है। कोई भी आप जो है नुकसान नहीं कर सकते किसी कस्टमर का, कंज्यूमर का। उसके बाद में सूचना का अधिकार है, कि वो प्रोडक्ट कितने का है, क्या गुणवत्ता है उसकी, क्या शुद्धता है, क्या उसके अंदर कमी है, क्या दोष है, वो सब कुछ जानने का उसका अधिकार है, यानी कि आपका अधिकार है, आपकी ही बात हो रही है। और चुनने का अधिकार है, यानी कि ये नहीं कि दुकानदार ने बोल दिया भैया यहाँ पे सर्फ लेने, आपने सर्फ मांगा, उसने दे दिया आपको निरमा, और आपको चाहिए वैनिश, या फिर आपका ये आपका और भी हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, तो नहीं भई निरमा ही दूंगा, तो ये नहीं कह सकता वो, ये चुनने का अधिकार आपको मिलता है। तो ये चीज़ आपको इसमें आ जाएगी अधिकार में। और शिक्षा का अधिकार जो भी है, यानी कि शिक्षा का मतलब हो गया कि आपका उपभोक्ताओं को जो बाजार के अंदर जो भी वो चीज़ आपके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनके बारे में जो एक पूरी नॉलेज का जो है अधिकार उसको मिलता है, ठीक है। वो चाहे वो मीडिया के मीडिया से मिले, सरकार से मिले, या फिर किसी भी गैर सरकारी संगठन से मिले, उन सभी के द्वारा जो है इनको शिक्षा का अधिकार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा जो अंतिम है, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, यानी कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बन रही है या जो कंपनी बना रही है उस पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जिसमें एक कंज्यूमर रहता है। अगर वो ऐसा करता है तो आप चाहें तो उसके लिए आपत्ति क्रिएट कर सकते हैं, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और उस संस्था को बंद भी करवा सकते हैं अगर वो नहीं मानता है तो इस तरह से 1986 के एक्ट कंज्यूमर्स एक्ट में जो है ये सारे अधिकार शामिल किए गए हैं। 5 अधिकार हमें बताने थे, हमने पांचों अधिकार, जैसे राइट टू सेफ्टी बताया, उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन बताया, उसके बाद में हमने राइट्स टू चूज़ बताया, और उसके बाद में हमने राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट बताया। तो ये थे आपके पूरे सॉल्यूशंस। तो आशा करूँगा अभी प्लेलिस्ट आपके सामने जो आ रही है इसको ज़रूर चेक करें, ताकि आप सॉल्यूशंस तक पहुंच पाएँ। आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं नहीं मिले होंगे, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब ये दावा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशंस जो है हमारे द्वारा बहुत ही परफेक्टली बहुत सारे बुक्स को रेफ़र करके बनाई जाती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने समझा होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।